नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे पर, फ्लाइट AI 171। जी वाकई बहुत दुखद। ये एक बहुत ही दुखद घटना थी, कई जाने गई इसमें। हमने इसके लिए कई स्रोतों को देखा है, नवभारत टाइम्स, खबर लहरिया, जनसत्ता, आज तक, न्यूज़ 24 और हाँ, रवीश कुमार ऑफिशियल का विश्लेषण और नेक्स्ट IAS का एक लेख भी। तो हमारा मकसद है इन सब के आधार पर समझना कि भी हुआ क्या था, शुरुआती जांच क्या कह रही है और भारत की जो एविएशन सेफ्टी है उस पर क्या सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल। सोचिए, टेक ऑफ के बस कुछ सेकंड बाद 260 शायद 268 लोगों की जान चली गई और शुरुआती जांच जो है वो विमान के फ्यूल कंट्रोल स्विच पर टिकी है। पर क्या ये मामला इतना सीधा है? मुझे नहीं लगता ये इतना सीधा मामला है। देखिए, एयर इंडिया की वो उड़ान थी AI 171, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान, करीब 11-12 साल पुराना रहा होगा। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था ये। जी हाँ, 12 जून दोपहर का वक्त था, करीब 1:30 बजे। विमान ने उड़ान भरी ही थी कि कुछ ही सेकंड में पायलट ने मेडे कॉल दे दिया। मेडे कॉल मतलब इमरजेंसी। और फिर विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में गिरा। वहाँ BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है, उसी परिसर में। ये भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। मृतकों की संख्या भी जैसा आपने कहा थोड़ा अलग अलग बताई जा रही है, 260 से 268। हाँ, इसमें यात्री थे, क्रू मेंबर्स थे और दुर्भाग्य से जमीन पर भी कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, उनका नाम भी यात्रियों की लिस्ट में था। लेकिन एक बात चौंकाने वाली भी हुई, एक सर्वाइवर। जी हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है पर सच है। एक यात्री विश्वास कुमार रमेश, उनकी उम्र 38 या 45 इयर्स बताई जा रही है, वो इमरजेंसी एग्जिट के पास थे, सीट 11A पर। वो विमान गिरने से ठीक पहले कूद गए। कमाल है। लेकिन उनके भाई? हाँ, दुखद बात यह है कि उनके भाई इस हादसे में नहीं बच पाए। प्रधानमंत्री जी ने भी बाद में विश्वास कुमार से मुलाकात की थी। खैर, जांच के लिए सबसे जरूरी चीज विमान का ब्लैक बॉक्स वो मिल गया है, मतलब CVR और FDR। हाँ बिल्कुल, वो सुरक्षित बरामद हो गया और उसे जांच के लिए दिल्ली भेज दिया गया है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों। तो अब जांच की बात करते हैं। कौन कर रहा है जांच और क्या पता चला है अब तक? जांच का नेतृत्व तो भारत का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB कर रहा है। ये हमारी मुख्य एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडी है। इसमें अमेरिका की NTSB और विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग भी मदद कर रहे हैं। अच्छा, और उनकी शुरुआती रिपोर्ट आ गई है? जी, 12 जुलाई को एक शुरुआती रिपोर्ट आई थी, करीब 15 पन्नों की, और उसका जो सबसे अहम पॉइंट है वो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट कहती है कि टेक ऑफ के महज 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। 3 सेकंड में? मतलब अचानक इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया? एग्जैक्टली, फ्यूल सप्लाई बंद। लेकिन ये स्विच अपने आप तो कट ऑफ में नहीं जा सकते। मतलब कॉकपिट में क्या हुआ उस वक्त? CVR से कुछ पता चला? हाँ, CVR का एक अंश जो सामने आया है वो थोड़ा कंफ्यूजन दिखाता है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि क्या उसने फ्यूल स्विच बंद किए हैं, और दूसरे पायलट ने इनकार किया। तो यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये किसी पायलट की गलती थी या फिर कोई तकनीकी गड़बड़? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट में, जैसा शायद ब्लूमबर्ग ने भी कहा, विमान या इंजन में किसी डिजाइन या मैकेनिकल प्रॉब्लम की बात तो नहीं कही गई है। सही कहा, तत्काल कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स हैं जो तकनीकी खराबी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ हो, कोई माइक्रो प्रोसेसर की खराबी हो। और हाँ, 2018 में अमेरिका की FAA ने बोइंग 787 के फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म को लेकर एक चेतावनी भी जारी की थी। अच्छा, ये भी एक एंगल है। और पायलट तो अनुभवी थे, है ना? कि उड़ान का अनुभव था। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के पास भी करीब 1100 घंटे थे। काफी अनुभवी क्रू था। तो फिर मामला वहीं अटक जाता है, मानवीय भूल या तकनीकी खराबी? असल में क्या हुआ ये जानने के लिए समझना होगा कि वो स्विच आखिर कट ऑफ मोड में गए कैसे। जी बिल्कुल, यही गुत्थी सुलझानी है। लेकिन इस हादसे को हमें भारत के एविएशन सेक्टर के बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी देखना होगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, अनुमान है कि 2030 तक 500 मिलियन यात्री हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ICAO जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सिविल एविएशन की, उसकी रैंकिंग में भारत की सेफ्टी रैंकिंग वैश्विक औसत से बेहतर है, 85.65%।
जी, कागजों पर तो स्थिति अच्छी दिखती है। लेकिन फिर ये खबरें क्यों आ रही हैं, जैसे रविश कुमार का विश्लेषण हो या नेक्स्ट आईएएस का लेख या आज तक की आरटीआई रिपोर्ट, कि जो नियामक संस्थाएं, रेगुलेटरी बॉडीज, उनमें स्टाफ की भारी कमी है। डीजीसीए जो मुख्य रेगुलेटर है, उसमें संसदीय समिति कह रही है 53% पद खाली हैं। बीसीएएस में 30% से ज्यादा, एएआई में करीब 3200 पद। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ अच्छी रैंकिंग, दूसरी तरफ स्टाफ की इतनी कमी। हाँ, यही तो चिंता की बात है। ये एक बड़ा विरोधाभास है। सवाल यही उठता है कि क्या इतने कम स्टाफ के साथ ये संस्थाएं प्रभावी निगरानी, इफेक्टिव ओवरसाइट रख सकती हैं? डीजीसीए पर अक्सर ये आरोप भी लगते हैं कि वो ज्यादातर रिएक्टिव है, मतलब हादसा होने के बाद एक्शन लेती है, प्रोएक्टिव कम है। और जब ट्रैफिक इतना बढ़ रहा हो तो रख रखाव, मेंटेनेंस पर दबाव बढ़ना लाजमी है। यहीं पर वो स्विस चीज मॉडल वाली बात आती है, जिसका जिक्र रविश कुमार ने भी किया था। स्विस चीज मॉडल वो क्या है? देखिए, सुरक्षा की कई परतें होती हैं, जैसे स्विस चीज के स्लाइस। हर परत में कुछ कमजोरियां या छेद हो सकते हैं। अब छोटी मोटी दिक्कतें, मान लीजिए एसी काम नहीं कर रहा, सीट ठीक नहीं है, पानी टपक रहा है, ये अपने आप में शायद सीधे दुर्घटना का कारण ना बने। लेकिन जब स्टाफ की कमी जैसी सिस्टम की बड़ी कमजोरियों के साथ ये छोटी छोटी समस्याएं एक लाइन में आ जाती हैं, मतलब सारे छेद एक सीध में आ जाएं, तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, मतलब छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। और ये यात्रियों के भरोसे को भी तो कम करती होंगी। बिल्कुल, भरोसा कम होता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि अहमदाबाद में पहले भी हादसा हो चुका है। 1988 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 113, उसमें भी 133 जाने गई थी। जी, तब कारण कम विजिबिलिटी में लैंडिंग की कोशिश बताया गया था। और हाल ही में लंदन के पास भी एक छोटा विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ था। तो कुल मिलाकर देखें तो अहमदाबाद का ये ताज़ा हादसा कई गंभीर मुद्दे एक साथ सामने लाता है। एक तो फ्यूल स्विच का रहस्य, दूसरा मानवीय भूल बनाम तकनीकी खराबी की बहस, और तीसरा और शायद सबसे अहम, भारत का जो एविएशन सेक्टर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसमें रेगुलेटरी ओवरसाइट और स्टाफ की कमी जैसी प्रणालीगत चिंताएं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन सिस्टम्स पर हमारे भरोसे का सवाल है जिन पर हम निर्भर करते हैं। और ये भी दिखाता है कि पर्दे के पीछे जो सुरक्षा, जांच और प्रक्रियाएं होती हैं, वो कितनी जरूरी हैं। और आखिर में एक सवाल शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जिस रफ्तार से भारत का एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है और साथ ही रेगुलेटरी बॉडीज में स्टाफ की कमी की खबरें आ रही हैं, तो यात्री कैसे आश्वस्त हों कि इस विकास की दौड़ में सुरक्षा से समझौता नहीं हो रहा है। और ऐसी किसी त्रासदी के बाद भरोसा वापस बनाने के लिए एयरलाइंस और रेगुलेटरों से कितनी पारदर्शिता की उम्मीद रखनी चाहिए।